वेलकम बैक एवरीवन। जोर का जोड़ में मीरब जीशान की तरफ से आपको एक बार फिर बहुत बहुत खुशामदीद। और जहां इतनी सारी क्रिकेट हो रही है वहां पर एक तरफ बांग्लादेश और इंडिया के दरमियान टेस्ट का दूसरा मैच भी जारी है, यानी दूसरा टेस्ट जारी है। 2 टेस्ट मैच इनके हवाले से जो है वो पहला हो चुका, दूसरा जारी है। और अब देखना यह है कि क्या सूरत हाल होती है, क्योंकि 3 विकेट जो है वो ऑलमोस्ट जा चुकी हैं। 107 के रन्स जो हैं वो बांग्लादेश बना चुका है इस वक्त। इस हवाले से नाज़रीन बातचीत करते हैं, मेरे साथ सेट पर मौजूद हैं आप सबकी जान, क्रिकेट की शान, बहुत ही खूबसूरत रंग में मेरे सामने। अस्सलाम वालेकुम हाफिज़ साहब, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, मेरा बहुत शुक्रिया जी। हाफिज़ साहब ने जितना खूबसूरत माशाल्लाह से कलर पहना हुआ है, इसी कलर की खुशी में बताते जाएं कि क्या सूरत हाल है मैच के हवाले से इंडिया बांग्लादेश के दरमियान, कैसा लगा आपको? देखिए 3 विकेट्स गिरे हैं अभी उनके और ज़्यादा खेल हो नहीं पाया। आकाश ने 2 आउट किए हैं, 1 आउट किया है रविचंद्रन अश्विन ने। पूरे दिन का खेल हो तो ज़्यादा बेहतर अंदाज में उसके ऊपर कमेंट किया जा सकता है। बारिश की इतला थी महकमा मौसमियात की तरफ से। कल भी इस पर लोग बात कर रहे थे कि शायद पूरे दिन का खेल ना हो पाए, तो बारिश की वजह से मैच मुतासर होने के इम्कानात थे मौसम की वजह से। तो आकाश ने 2 आउट किए हैं। शुरू में कुछ अच्छी बॉलिंग भी की है, बॉल कहीं लो भी रह रहा था, बाउंस भी था, कुछ अच्छे शॉट्स भी इब्तिदा में बांग्लादेश के बैटर्स ने खेले। बिल्कुल ऐसे लगभग कोई 16 ओवर्स तक की, मतलब 16 ओवर्स कुल मिलाकर दोनों बैट्समैनों की, जो शांटू बैटिंग कर रहे थे जब और उनके साथ मोमिन बैटिंग कर रहे थे, तो उन्होंने 48 बॉल्स लिए थे बिफोर लंच। तो वो लगभग बनते हैं कोई, मेरा ख्याल है 16 के ओवर बन जाते हैं। तो उन्होंने अच्छी बैटिंग की उस वक्त। उसकी बॉलिंग को देखते हुए ना, आकाशदीप भी अच्छी गेंदबाजी कर रहे थे, फिर जसप्रीत बुमराह भी हैं, फिर उनके साथ सिराज भी हैं और अश्विन भी हैं। अच्छी बैटिंग उन्होंने उस वक्त तक की थी। अब वो 100 से ज़्यादा रन मेरा ख्याल स्कोर कर चुके हैं। तीसरी विकेट भी गिरी है, 1 विकेट अश्विन की तरफ चली गई है। देखते हैं दूसरे दिन के टेस्ट मैच का आगाज़, दूसरे दिन के खेल का आगाज़ कैसे होता है और किस हद तक मौसम उसमें असरअंदाज होता है, या मौसम की वजह से मैच कहीं ना कहीं रुकता है। बिल्कुल सही बात है। हाफिज़ साहब, सिराज के बारे में क्या कहेंगे? आपको नहीं लगता कि वो कोशिश पूरी कर रहे हैं मगर लक उनकी साइड पर नहीं आ रही है? देखिए सम टाइम होता है, लेकिन अगर आप पहले मैच में बात करते हैं तो जसप्रीत बुमराह की भी विकेट थी, सिराज ने भी मेरा ख्याल विकेट लिए थे, आकाश ने भी विकेट लिए थे। सेकंड इनिंग्स में 6 आउट कर गए अश्विन, तो फिर मौका बाकियों के लिए ज़रा कम आता है। अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं, आज भी कुछ बाउंस अच्छा ले रहे थे बॉल उनके, और अच्छी जगह पर गेंदबाजी उन्होंने की आज भी, अच्छी जगह पर। अभी चूँकि अभी पहला दिन है, अभी पहले दिन की पहली इनिंग्स में भी कोई मुकम्मल खेल हुआ नहीं है, तो वक्त बाकी है अभी उनके पास। बॉलिंग उनकी पूरी है, 3 फास्ट बॉलर्स के साथ अगर वो खेल रहे हैं तो बॉलिंग इस लिहाज से तो उनकी पूरी है। 2 स्पेशलिस्ट स्पिनर उनके साथ खेल रहे हैं। समटाइम नहीं विकेट मिलते, अच्छे बॉल पर भी नहीं मिलते। समटाइम आपकी अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट होती हैं इस तरीके से कि हाफ चांसेस भी होते हैं, उसको नहीं उससे फ़ायदा उठाया जा सकता होता। लेकिन वो बॉलिंग तो अच्छी कर रहे थे, अच्छी बॉलिंग कर रहे थे। हाफिज़ साहब, अगर हम कानपुर की बात करते हैं जहाँ पर इस वक्त ये दूसरा टेस्ट मैच जारी है, यहाँ पर पाकिस्तान ने भी खेला हुआ है एक वक्त में, तो हाफिज़ साहब क्या उस वक्त कोई पुराना वाक़या आपको इन ग्राउंड से मुंसलिक अगर याद हो तो बताइए, क्योंकि यहाँ पे रन्स काफ़ी ज़्यादा मैंने सुना है कि होते आए हैं हमेशा से। देखिए पाकिस्तान जब खेलता है मुख्तलिफ, जब तसलसल के साथ इंडिया पाकिस्तान की क्रिकेट होती है, तो मुख्तलिफ मकामात पर मुख्तलिफ वेन्यूज़ हैं, मुख्तलिफ खिलाड़ियों की वहाँ पर यादें हैं, खेलते रहते हैं मैचेस वैचेस। अब ये पाकिस्तान ने 2000 की दहाई में इंडिया ट्रैवल किया था, स्पेशली जब ये पाकिस्तान टेस्ट सीरीज़ और वनडे सीरीज़ खेलते थे। मेरा ख्याल 100 किया हुआ शायद आफरीदी साहब ने वहाँ पे उनकी और सलमान भट्ट साहब की कोई पार्टनरशिप थी। मेरा ख्याल है कानपुर में ही था, उन्होंने 100 किया था। मेरा ख्याल है कि उन्होंने 100 किया था, कुछ 45-47 गेंदों पर, कुछ इस तरह की एग्जैक्टली मुझे नहीं याद, लेकिन मेरा ख्याल है कि कानपुर में ही 100 किया था शायद आफरीदी ने। और डे मैच था शायद, मेरा ख्याल है कि डे मैच ही था। कानपुर में 100 किया था, 2004-5 की बात है, अभी मैं देख लेता, मेरा ख्याल है वही है। मतलब हाफिज़ साहब यही है ना कि एक मेमोरीज जुड़ी होती हैं हर जगह के साथ, और जब आप देखते हैं जब करंट सिचुएशन होती है, फॉर एग्जांपल अगर मैं अभी देखूं कि जिस तरह से बांग्लादेश और इंडिया के दरमियान मैच जारी है, यहाँ पर रन्स बनते हैं, आपको बैटिंग के सपोर्ट भी मिलती है, लेकिन ये है कि अभी 3 विकेट जो है वो कहीं ना कहीं जा चुकी हैं। क्यों हाफिज़ साहब? हाँ, 45 गेंदों पे किया था उन्होंने 102, कानपुर में किया था 2005 में। हाँ, सो दिस इज द फास्टेस्ट सेंचुरी। 2005 में उस वक्त उन्होंने किया था, और ये मैच 249 किया था इंडिया ने 6 विकेटों के नुकसान पर 249, और पाकिस्तान ने उसको 42-43 ओवर्स में उस स्कोर को हासिल कर लिया था 5 विकेटों के नुकसान पर 252। शाहिद ने किए थे, शाहिद आफरीदी साहब ने 46 गेंदों पर 102,
सलमान बट के 46 गेंदों पर 21 थे और शोएब मलिक के 60 गेंदों पर 41 थे। तो ये 100 है वहाँ पे, जो मेरा ख्याल फौरी तौर पर जो जहन में आता है, अगर माजी में जाते हैं तो ये एक 100 है उनका। शाहिद आफरीदी साहब का 100 था वहाँ पे। बिल्कुल सही बात है। तो खैर बहुत सारी यादें जुड़ी होती हैं और वक्त के साथ साथ लोगों की क्रिकेट बेहतर होती है, लेकिन हमारा इस वक्त अलमिया ये है कि हमारी क्रिकेट वैसी नहीं रही है जैसी कभी होती थी, जैसी देखी जाती थी। अभी फिलहाल चैंपियंस कप अभी भी जारी है, चंद ही रोज़ बाकी हैं और इसके बाद जो है वो ये चैंपियंस कप भी खत्म हो जाएगा, जिसका मकसद प्लेयर्स को निकालना था, प्लेयर्स को निखारना था। हाफिज़ साहब, कल भी हमने गुफ्तगू की कि रिजर्व के अंदर 3 प्लेयर्स को शामिल किया गया, जिसमें जाहिद महमूद थे, कामरान गुलाम थे और मोहम्मद अली हैं। तो ये जो फैसले जो बाद में लिए जाते हैं, अब फ़ायदा तो नहीं है, क्योंकि चैंपियंस कप के लिए उन्होंने उनको कहा था कि नहीं आप वहाँ पर नुमाइंदगी करें, अब वो कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद वो शामिल हैं, अब वो रिजर्व में रहेंगे, प्लेइंग 11 में तो उनकी जगह बनती नहीं है। तो कब हमें महसूस होगा कि नहीं, हमें इन प्लेयर्स को आगे जगह देनी है और हमें ये रिस्क लेना है? ये अब टीम का ऐलान हो गया, उसके ऊपर हमने बात की काशी कि किस तरीके से आप इसको कुछ थोड़ा बेहतर फैसले कर सकते थे। अब ये है कि चूँकि उन्होंने क्रिकेट खेलनी है, कुछ खिलाड़ी हैं जो कि चैंपियंस कप का हिस्सा होंगे और वो अगली क्रिकेट आपको टेस्ट मैच की तरफ जाते हुए दिखाई देंगे। अब वो उस पर क्या, अब चूँकि वो नहीं है स्क्वाड में, मोहम्मद अली थे बांग्लादेश के ख़िलाफ़ और अब आमिर जमाल अगर आ गए हैं, तो कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं पर खुर्रम शहजाद ड्रॉप हो गए हैं अपनी इंजरी की वजह से। तो बाकी जो टीम जिस तरह से उन्होंने ऐलान किया है, इमाम के बारे में भी बात होती है, उनको वो हो सकते थे। कामरान गुलाम के बारे में बात होती है कि वो हो सकते थे कि अब्दुल्ला शफीक को ड्रॉप करके आप शान मसूद को ओपन करवा के कामरान को 1 डाउन पर ला सकते थे। इसी तरह से बात होती है कि इमामुल हक अगर आते हैं तो फिर आप किसको ड्रॉप करते हैं। मतलब ये था कि आप किस ऑप्शन के साथ जाना चाहते हैं। लेकिन अब सिलेक्शन कमेटी, टीम मैनेजमेंट शायद इस लिहाज, इस अंदाज से सोच रही है कि उन्होंने साइम अयूब और अब्दुल्ला शफीक से ही ओपन करवानी है और नंबर 3 पर शान मसूद खेलेंगे। तो ठीक है, देखते हैं परफॉर्म कैसा करते हैं। अगर तो यही जो प्लेइंग 11 अपना प्लेइंग 11 है ना, कि टेस्ट मैच की जो पिच जब जाती है वहाँ पर क्या पिच बनाते हैं, किस तरीके से आगे बढ़ते हैं, टेस्ट मैच के लिए आप क्या तैयारी करते हैं, क्या आप की हिकमत अमली नज़र आती है। तो जो नहीं है उनके बारे में क्या वो क्रिकेट खेलेंगे, स्क्वाड का हिस्सा नहीं है। अगर इतने रन्स करने के बाद भी अगर कामरान गुलाम नहीं है तो खिलाड़ी कहीं ना कहीं दिल बर्दाश्त होता है। लेकिन बाज़ औक़ात नहीं आपके साथ चल रही होती चीज़ें जैसे कि होनी चाहिए, वैसे नहीं चल रही होती। सो देखना है कि आगे कैसे बढ़ते हैं। अब ये चैंपियंस कप ख़त्म होता है, टीम उधर इकट्ठी होती है मुल्तान टेस्ट मैच के लिए, और उसको कैसे प्लान करती है पाकिस्तान टीम मैनेजमेंट। जैसन गिलेस्पी उसके हेड कोच हैं, शान बैठते हैं क्योंकि उनके ऊपर दबाव है, 5 टेस्ट मैचेस वो हारे हुए हैं। ऑस्ट्रेलिया वालों को छोड़ दें, लेकिन बांग्लादेश के ख़िलाफ़ जो 2 टेस्ट मैचेस वो हारे हैं, उसके बाद खासा तनकीद की ज़रूरत में है कि पाकिस्तान की टीम को इससे बेहतर क्रिकेट खेलनी चाहिए। अब पाकिस्तान के पास एक मौका तो ज़रूर है कि वो अच्छी क्रिकेट खेले, क्योंकि जो इंग्लैंड की टीम है उनकी बॉलिंग वो वाली नहीं है जो आज से 2 साल पहले जब वो पाकिस्तान खेलने के लिए आए थे, टेस्ट मैच सीरीज़ जीत कर गए थे 2-3-0 से। अब देखते हैं कि कैसे आगाज़ करते हैं, क्या हिकमत अमली तैयार करते हैं, प्लेइंग 11 में किस सोच के साथ मैदान में उतारते हैं, फास्ट जो आपका बॉलिंग कॉम्बिनेशन है वो क्या बनाते हैं। बैट्समैन तो लामाला आपको ऊपर वही नज़र आएंगे जो कि मेरा ख्याल बांग्लादेश के ख़िलाफ़ खेले थे। अगर साइम अब्दुल्ला ओपन करते हैं, नंबर 3 पर शान आ जाएंगे, फिर बाबर आ जाएंगे, फिर सऊद आ जाएंगे या रिजवान आ जाएंगे, सलमान अली आगा आ जाएंगे, और उसके बाद आप बॉलर्स की तरफ चले जाएंगे। तो ये तो बज़ाहिर तो ये नज़र आता है। अब इसमें एक फ़ास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर के साथ जाते हैं या एक स्पेशलिस्ट फास्ट बॉलर के साथ जाते हैं, 2 स्पिनर्स के साथ जाते हैं, 1 स्पिनर के साथ जाते हैं। ये डिपेंड करेगा जब आप पिच की तरफ जाते हैं, पिच के बारे में जब उनको पता चलेगा कि क्या है, फिर देखा जाएगा क्या वो पिच ठीक पढ़ते हैं या नहीं पढ़ते हैं, पिच के हवाले से क्या बातचीत होती है। हाफिज़ साहब, आपने जिस तरह से इजहार किया कि जैसन गिलेस्पी साहब जो हैं वो हेड कोच हैं, इस वक्त टीम को जो है वो रेड बॉल के कोच हैं, और जैसन गिलेस्पी साहब को आई गेस के वो उनको डिसीजंस देने में किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए, तजर्बाकार हैं, चीज़ों को समझते हैं, बेशक पाकिस्तान से बिलोंग नहीं करते हैं, लेकिन पाकिस्तान में खासा वक्त तो वो देख ही चुके हैं, अभी तक समझ आ जानी चाहिए उन्हें। लेकिन वो ये कह रहे हैं कि इंग्लैंड ज़रा एक टेस्ट गुजर जाए, फिर मैं देखूंगा कि क्या आगे प्लेयर्स की सिलेक्शन जो है वो किस तरह से होनी चाहिए, क्या अलाइनमेंट होनी चाहिए। हाफिज़ साहब, हम इस टाइम वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप जारी है और हम पहले ही तनज़ली का शिकार हैं, और अभी अगर हम वेट करें कि इंग्लैंड का टेस्ट मैच भी हो जाए, फिर हम उसके बाद जो कि इस साल में इसके अलावा तो और कोई टेस्ट मैच है भी नहीं, तब जाकर हम फैसला करेंगे, तो क्या फ़ायदा फिर हमें, हम हार कर फैसले करेंगे।
देखिए, उन्होंने अगर ये कहा है कि पहले टेस्ट मैच के बाद, उन्होंने एग्जैक्टली कहा क्या है असल में? यानी उन्होंने एग्जैक्टली तो मुझे अब क्योंकि मैंने भी सुना, कादिर साहब इस हवाले से बात कर रहे थे कि उनका ये कहना था कि बांग्लादेश और ये मतलब 1-2 टेस्ट जरा गुजर जाएं, फिर हमें मजीद क्लैरिटी हो जाएगी कि हमें फैसले लेने क्या हैं बेसिकली टीम के हवाले। मुख्तलिफ सोच है ना इसमें मुख्तलिफ सोच है कि अगर बैसियत कोच, चूँकि ऑप्शंस होंगे ना उनके पास कि अब्दुल्ला अगर फ़र्ज़ कर लें एग्जैक्टली पता नहीं वो उन्होंने क्या बात की है या कादिर साहब ने उसको किस तरीके से समझा है या उन्होंने किस तरीके से उसको एक्सप्लेन किया है। इसके मुख्तलिफ पहलू हैं कि अगर आप ये समझ लें कि उन्होंने ये कहा कि हम अपने प्लेयर्स के एतबार से, प्लेयर्स की सिलेक्शन के एतबार से, टेस्ट मैचेस हैं वैसे मेरे ख्याल पाकिस्तान ने शायद साउथ अफ्रीका भी जाना खेलने के लिए इसी साल। पाकिस्तान ने इस सीज़न में 9 टेस्ट मैचेस कुल खेलने थे, जिसमें 2 पाकिस्तान खेल चुका है, 7 टेस्ट मैचेस अभी पाकिस्तान ने बाकी हैं जो खेलने हैं पाकिस्तान ने इस वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप के इस वाले सीज़न में। बिल्कुल सही। तो अभी जो है पाकिस्तान कि अगर वो कहते हैं कि हमने इन टेस्ट मैचेस में देखना है तो अब्दुल्ला शफीक की फॉर्म होगी ना, कि अब्दुल्ला शफीक की फॉर्म का अगर मसला है, अगर वो नहीं वापस आते हैं रन्स करने की तरफ, तो फिर आपके पास ऑप्शन होगा कि आप कप्तान को ओपन करवा दें, चूँकि वो वैसे ही तो ओपनर ही खेले हैं सारी क्रिकेट, तो आप कामरान गुलाम को नंबर 3 पर ले आएँ और आप अब्दुल्ला की जगह पर शान को देख लें। दूसरा यह है कि आप इमाम को वापस ले आएँ इसी सेट पैटर्न के साथ, कप्तान अपने नंबर 3 पर खेले, इमामुल हक वापस ले आएँ और वो वहाँ पर रन्स करें। लेकिन ये सारी है पोस्ट मैच एनालिसिस के उस वक्त क्या होता है, अगर अब्दुल्ला रन्स कर जाते हैं तो फिर तो ये सारी की सारी बातें बेमानी हो जाएंगी। तो डिपेंड करता है कि वो किस सोच के साथ टेस्ट सीरीज़ खेलते हैं, किस सोच के साथ टेस्ट सीरीज़ खेलते हैं। अभी अगर मुझे पसंद है मोहम्मद अली और मैं कहूँ नहीं जी हर हाल में उसको टीम में होना चाहिए, तो ऐसा नहीं होता ना, ऐसा नहीं होता। आपकी जो 2 टेस्ट मैचेस जो आपने खेले हैं उसकी कारकर्दगी, फिर टीम की जो ज़रूरत है उसके मुताबिक आपका उस टीम में होना, फिर आपको ऊपर जगह आपके 16-15 में, 15 के बाद 11 में जो 11 बनते हैं उसमें आपकी तौर पर जगह बनती भी है या नहीं बनती है। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिनके ऊपर डिबेट हो सकती है ना, इमामुल हक की सिलेक्शन के ऊपर हो सकती है। कामरान को तो हर किसी का ख्याल है कि चांस मिलना चाहिए था और उनके बारे में तो ये भी ख्याल है कि वो अगर ओपन कर जाते हैं शान मसूद अब्दुल्ला शफीक की जगह पर, अभी भी लोग ये ख्याल करते हैं। लेकिन फिर भी जब आप 2 टेस्ट मैचेस खेलते हैं बांग्लादेश के ख़िलाफ़ पाकिस्तान में, कारकर्दगी उनकी अच्छी नहीं थी, लेकिन ओपनर्स को थोड़ा वक्त मिलता है, पाकिस्तान का है या पाकिस्तान से बाहर है। अगर आप स्टेबिलिटी चाहते हैं, अगर आप कंसिस्टेंसी चाहते हैं तो आपको कहीं ना कहीं कुछ सोचना है। आप हर 2 मैचों के बाद खिलाड़ी को ड्रॉप नहीं कर सकते हैं। कुछ ना कुछ वक्त, भले आपको पसंद है ना पसंद है, लाजिम नहीं है अगर जो आपको ना पसंद है उसकी एक इनिंग्स के बाद ही आप शुरू हो जाएं, लेकिन कहीं ना कहीं आपको देखना पड़ता है, मैक्सिमम टाइम लेना पड़ता है। अगर वो अल्टीमेटली ड्रॉप हो जाएंगे ना, अगर रन्स नहीं करेंगे, आखिरकार यही होगा कि ड्रॉप होंगे। लेकिन जिनके ऊपर आप इन्वेस्ट कर रहे होते हैं उनको आप मौका देते हैं कि मैक्सिमम आप उनको चांसेस दें कि वो अपनी फॉर्म में वापस आएँ और रन्स करना शुरू करें। तो ये मुख्तलिफ पहलू हैं इसके, लेकिन ये सारे जाते हैं पोस्ट मैच उसके ऊपर के। अगर पहला टेस्ट मैच हो जाता है, दूसरा टेस्ट मैच हो जाता है, फिर भी मेरा ख्याल है कि वो पोस्ट सीरीज़ में ही जाएंगे। बहुत सारी अगर कोई बड़ी तब्दीलियाँ भी करना होंगी तो ड्यूरिंग सीरीज़ तो आपको इतना ज़्यादा गैर मामूली अंदाज में आगे नहीं बढ़ेंगे, क्योंकि सारे का सारा ड्रेसिंग रूम आपका जो है ना वो ख़राब हो जाता है, उसका माहौल ठीक नहीं रहता कि आप एक 3 मैचेस हो जाएंगे ना, वो कहेगा जी सीज़न में मुझे 3 मैचेस 6 बारियों में ड्रॉप कर दिया मुझे आपने, अगर फ़र्ज़ कर लें उसको ड्रॉप करने के बाद किसी और को लाएँ, वो भी ना परफॉर्म करे, फिर क्या करेंगे, फिर उसको भी ड्रॉप करेंगे। इस तरह चलता नहीं है। एक सवाल है, दुनिया भर में जिस तरह से सिलेक्शन होती है उसको एक तरफ करके पाकिस्तान में सिलेक्शन का मेयार क्या है, किस तरह से सिलेक्शन होती है अगर हम टेस्ट की बात करते हैं तो? देखिए अभी तक तो जो पाकिस्तान की टीम है ना, ये सिलेक्शन, ये तो आपको लगेगा कि इसमें ठीक है कि 1-2 खिलाड़ियों पर ही हमेशा बात होती है ना, 1-2 खिलाड़ियों पर कि इसको इसकी जगह पर, इसको इसकी जगह पर इसको होना चाहिए। जैसे अभी का ज़्यादा गुफ्तगू कि अब्दुल्ला की जगह पर होना चाहिए था कामरान गुलाम को या फिर इमाम को, दोनों में से किसी एक को, या फिर मोहम्मद अली को होना चाहिए था और उसकी जगह पर आप किसी और की जगह पर, तो 1-2 पर ही बात होती है। बाकी तो सारे के सारे आपके वही हैं जो परफॉर्म करते हुए आ रहे हैं, जो आपकी टेस्ट टीम का हिस्सा है और इन्होंने ही होना है, इन्होंने ही होना है। ठीक है जी, बाबर आजम, रिजवान, सऊद, सलमान ये परफॉर्म कर रहे हैं। बाबर की परफॉर्मेंस वो नहीं है जो उनका अपना मायार और जो लोग उनसे तवक्को करते हैं, लेकिन फिर भी आपको अपने टॉप क्रिकेटर्स को मौके देने होते हैं। आप जो आपके लिए कई बरसों से परफॉर्म कर रहे होते हैं, अगर उनका कुछ
मुश्किल वक्त चल रहा होता है, तो ये नहीं है कि आप उनको उठाकर बाहर फेंकें। और ये है ना कि अगर बाबर परफॉर्म नहीं करे तो परफॉर्म कर कौन रहा है? तो टेस्ट मैचेस में पाकिस्तान ने रन्स किए हैं। देखें अभी भी पाकिस्तान की जो असल मसला है, साउद शकील ने किए, सऊद ने किए, रिजवान ने किए, अब्दुल्ला भी रन्स करते हुए आ रहे थे पीछे से, सलमान अली आगा भी रन्स करते हुए आ रहे हैं। असल बात यह है कि जो आपकी एक टीम एफर्ट है टेस्ट मैच को जीतने के लिए, या जो सेशन आपने खेलने हैं, अगर 5 दिन टेस्ट मैच चलता है जो कि पाकिस्तान का नहीं चलता, तो अगर आप 15 सेशन खेलते हैं तो 15 सेशंस में आपकी जो टीम एफर्ट है क्या वो नज़र आ रही है हर जगह पर? अगर बैट्समैन रन कर रहे हैं तो बॉलर्स बॉलिंग नहीं, विकेटें नहीं ले रहे, तो आपकी जो टीम एफर्ट है वो नज़र नहीं आ रही है। तो जब तक टीम एफर्ट नहीं होगी दोनों तीनों शोबों में, उस वक्त तक आप टेस्ट मैच नहीं जीत पाएंगे। और आपको सेशंस को जीतना पड़ता है, और जब मुखालिफ टीम दबाव का शिकार हो उस वक्त आप उसको पकड़ लें, दोबारा निकलने ना दें। पाकिस्तान अगर 2-3 बरसों से अपने ही मैदानों पर कोई टेस्ट मैच नहीं जीत पाया, तो ये कंसर्न तो है ना कि आपके पास जो आपके बेस्ट अवेलेबल आप जिनको समझते हैं उनकी मौजूदगी में भी आप टेस्ट मैच नहीं जीत पाए। देखिए इमाम है पाकिस्तान के लिए, नहीं खेल रहे हैं, आज ड्रॉप है, लेकिन इमाम खेल रहे थे, पाकिस्तान हारा। हाँ। ठीक है, तो ये ऐसा नहीं है कि वो सारी उसकी जिम्मेदारी इमाम के ऊपर है, लेकिन आपकी जब तक मुश्तरका काविश नहीं होगी टेस्ट मैच आप नहीं जीत पाएंगे। और ये 2 ओवर्स में खेल बदलता नहीं है टेस्ट मैच, इसमें आपको बार बार अपनी अहमियत को साबित करना पड़ता है, अपनी बरतरी को बरकरार रखना पड़ता है, उसके बगैर काम बनने वाला नहीं है। और यही इस टेस्ट क्रिकेट का खासा है कि अभी इंडिया के टेस्ट मैच को देख लेना कि 144 for 6 थे, तो 44 पर 6 थे। बांग्लादेश ने अटैक किया और उन्होंने 6 टॉप बैटर्स को इंडिया के आउट कर दिया। लेकिन जब इंडिया वापस आया मैच में अश्विन और जडेजा की बैटिंग से, जब उन्होंने 3 फिगर इनिंग्स खेली अश्विन ने और एक अच्छा निस्फ सेंचुरी स्कोर की जडेजा ने, तो मैच में वापस आए। उसके बाद उन्होंने मौका नहीं दिया बांग्लादेश को मैच में वापस आने का। तो टेस्ट मैच में आप इस तरह नहीं जीत पाते हैं। और अगर फ़र्ज़ कर लें बांग्लादेश मैच में वापस आ जाता तो इंडिया को फिर बाउंस बैक करना पड़ना था उनको दबाने के लिए, उनको पकड़ने के लिए। तो पाकिस्तान अगर नहीं जीत पा रहा या टेस्ट मैच में पाकिस्तान की कारकर्दगी अच्छी नहीं है, तो उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान बजाय इसके कि ड्राइव करे, एक आध ये बांग्लादेश के मैच में नज़र आया कि पाकिस्तान ने कंट्रोल किया मैच को, लेकिन गिरफ्त कमज़ोर हुई पाकिस्तान की। और उसके बाद बांग्लादेश ने जब बाउंस बैक किया तो उन्होंने पाकिस्तान को मौका नहीं दिया। तो ये इसके बगैर नहीं है, ये नहीं, आप आगे बढ़ नहीं सकेंगे। और अगर आप हर 2 मैचों के बाद 4 बारियों के बाद बदलेंगे प्लेयरों को, खिलाड़ियों को, तो ये मुश्किल हो, मज़ीद मुश्किलात आपकी बढ़ जाएंगी ना। आपके पास हैं तो यही, अगर आपने ये एक और पहलू है कि हैं नहीं है, क्यों नहीं है, वो एक और पहलू है। लेकिन जो आप इस वक्त आपने सेलेक्ट किए हैं, एक आध को आप साइड पे करते हैं, बाकी यही पाकिस्तान की टेस्ट टीम है। अच्छा हाफिज़ साहब, इसको होल्ड करते हैं, यहीं से बात कंटिन्यू करेंगे। एक और चीज़ आपके साथ शामिल करना चाहती हूँ कि अभी मैच जिस तरह से जारी था इंडिया और बांग्लादेश के दरमियान, आपने अक्सर देखा होगा एक बांग्लादेशी स्पेक्टेटर हैं, शायकीन क्रिकेट हैं, जो हमेशा से ना एक उन्होंने टाइगर का एक हुलिया धारा होता है और उसके बाद वो बांग्लादेश को सपोर्ट कर रहे होते हैं। इससे पहले भी मैंने उन्हें देखा है कई बार, तो इस बार भी वो पहले टेस्ट मैच में भी शामिल थे और अभी भी शामिल, इंटरव्यूज़ भी देते हैं वो लोगों को। तो उनके साथ कोई ऐसा मामला हुआ है कि कोई दौरान मैच वहाँ पर यानी कि किसी के साथ उनकी बहस हो गई, कोई बहस मुबाहिसा हुआ जिसकी वजह से वो शायद इंजर्ड भी हो गए हैं? हाफिज़ साहब, ये जो एक क्राउड के दरमियान जो एक मसाइल होते हैं, जो एक अपने कंट्री को सपोर्ट करना और फिर उसके खिलाफ होना, ये चीज़ें जो हैं ये कितनी मुश्किलात पैदा करती हैं मैच के दौरान? देखिए, 2 मुख्तलिफ तरह की चीज़ें हैं। एक ये रिपोर्ट जो इंडियन मीडिया रिपोर्ट कर रहा है कि शायद उनको सांस लेने में दुश्वारी का सामना हुआ है। एक रिपोर्ट जो वो क्लेम कर रहे हैं, वो ये कह रहे हैं, जो बांग्लादेशी शायक हैं क्रिकेट के, वो ये क्लेम कर रहे हैं कि शायद उनको किसी ने तशद्दुद किया है। ठीक है जी, उनको मारा गया है। दूसरी रिपोर्ट ये भी है साथ ही साथ कि शायद उनको सांस लेने में दुश्वारी है जिस वजह से वो खड़े नहीं हो पा रहे थे, और बर वक्त उसको तिब्बी इमदाद के लिए भी पहुँचे हैं वहाँ पर, सिक्योरिटी के लोग भी वहाँ पर पहुँचे हैं। सही। खिलाड़ियों के साथ साथ शायकीन की सतह पर भी इस किस्म के वाक़यात होते हैं, और ये कोई अनहोनी बात नहीं है। फ़ुटबॉल में बहुत शिद्दत के साथ होते हैं। पाकिस्तान अफ़गानिस्तान के मैचेस में मुख्तलिफ़ वक्ता पर बहुत सारे, आप इंग्लैंड में देख लें, शारजा में देख लें, मुख्तलिफ़ मकामात ऐसे हैं जहाँ पर इस किस्म की सूरत हाल का सामना रहा है। होना नहीं चाहिए। जब आप जो मेज़बान मुल्क है वहाँ पर थोड़ी बेहतर अंदाज में, लेकिन जब आप देखें ना स्टेडियम में हज़ारों लोग होते हैं, और हज़ारों लोग एक ही तरह से नहीं सोच सकते ना, हज़ारों लोग मुख्तलिफ अंदाज में सोच रहे होते हैं। तो स्पोर्ट्समैन स्पिरिट का तकाजा यही होता है कि आप ज़्यादा बेहतर अंदाज में इस चीज़ को देखें। लेकिन अब यहाँ पर चूँकि एक मुबहम सी चीज़ है,
उनका दावा कुछ और है, जो इंतज़ामिया है उनका मानना कुछ और है। सो अगर जो वो दावा कर रहे हैं बांग्लादेश के जो क्रिकेट फ़ैन हैं, तो वो एक अच्छी चीज़ नहीं है, अफसोसनाक है। उसको बेहतर अंदाज में होना चाहिए आगे, और कभी भी आप को किसी के साथ इस तरह का नहीं होना चाहिए। पाकिस्तान इंडिया के मैचेस में तो बहुत ही शिद्दत के साथ इस किस्म की चीज़ों का होता है, जब लोग एक दूसरे की बात भी सुनना पसंद नहीं कर रहे होते। लेकिन बहरहाल पाकिस्तान इंडिया के मैच में ये क्राउड के अंदर स्टेडियम में भी कभी ऐसे मसाइल हुए हैं शायकीन क्रिकेट के दरमियान? मुख्तलिफ वक्तों में मुख्तलिफ चीज़ें हो जाती हैं। खिलाड़ी जो हैं वो खेल रहे होते हैं, उनके ऊपर क्राउड से आवाज़ें भी लगती हैं, ये होती रहती हैं चीज़ें। मतलब ये है, ये ऐसा नहीं है कि कोई यहाँ पर हुआ है, या जब पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के मैच में हो सकते हैं तो मुख्तलिफ मैचेस में होते हैं, मुख्तलिफ मैचेस में। वो फ़ुटबॉल में तो बहुत शिद्दत के साथ इस किस्म की चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं। सो लेकिन ये वो हालात नहीं है कि जिनको आप जिसकी हौसला अफजाई करें। इसकी हौसला शिकनी की ज़रूरत है, दुनिया में किसी भी जगह पर हो, और किसी भी मुल्क के जो स्पोर्ट्स लवर हैं, जो स्टेडियम में आते हैं और जो कोई अपने मुल्क से दूसरे मुल्क में जाता है, उसके ऊपर और ज़्यादा उसका तो ख्याल रखने की ज़रूरत होती है। लेकिन अब एग्जैक्टली क्या सिचुएशन है यहाँ पर, क्योंकि दो मुख्तलिफ इत्तलात हैं जो रिपोर्ट मीडिया ने किया है। बिल्कुल सही बात है। हम देखते हैं अक्सर मैचेस होते हैं और उनके दरमियान जो है वो इस तरह के मामला भी हो जाते हैं, जबकि शायकीन क्रिकेट का वहाँ पर होने का मकसद ये होता है कि वो मैच एंजॉय कर सके। लेकिन आपसी मामला में उलझने से बेहतर है कि आप किसी को भी तकलीफ ना दें, मैच जो है उस पर फोकस करें, कौन कैसा खेल रहा है, और अपने वो कंट्री को सपोर्ट करें। हाफिज़ साहब, अभी क्योंकि मैंने आपसे होल्ड करवाई थी वो बात, तो उसको कंटिन्यू करते हैं। अहमद शहजाद ने बाबर आजम के हवाले से गुफ्तगू की। उन्होंने कहा कि या तो बाबर आजम खुद रिटायरमेंट दे दें या फिर बोर्ड ही उनको जो है वो यानी बरतरफ कर देगा। और उनका ये कहना है, मतलब अहमद शहजाद का ये मानना है कि शायद 2025 से पहले ही बाबर आजम जो है वो कप्तान नहीं रहेंगे, जिसके बारे में उन्होंने कहा कि रिटायरमेंट या तो खुद दे दें या फिर बोर्ड उन्हें पीछे कर देगा। हाफिज़ साहब, क्या ऐसा सोर्स हो सकता है अहमद शहजाद के पास कि वो ये बात कर रहे हैं, ये गुफ्तगू कर रहे हैं, या वो खुद से उनका एक अपना ख्याल है? क्या ये मुनासिब वक्त है ये बात करने का? देखिए, अब उनके पास क्या सोर्स है इसके बारे में तो वो बता सकते हैं कि क्या है उनके पास। लेकिन बाबर आजम एक ऐसी खिलाड़ी हैं कि उनको पाकिस्तान के लिए कम अज़ कम 100 टेस्ट मैचेस खेलने चाहिए, टेस्ट मैच क्रिकेट में। और बाबर आजम की जहाँ तक कारकर्दगी का ताल्लुक़ है, उसको बेहतर होना चाहिए, और उसके लिए सबसे जो बेहतर एक ज़रिया हैं वो ख़ुद ही हैं। जो सबसे बेहतर जो फ़ैसला कर सकते हैं वो बाबर ख़ुद ही कर सकते हैं। उनको पाकिस्तान को ज़रूरत है ऐसे बैटर्स की, ऐसे बल्लेबाजों की जो टेक्निकली साउंड हों, ग्राउंड शॉट्स खेलते हों, लंबी बारी जिनको लेना आती हो। वो कोई भी है, वो बाबर आजम हैं, अब्दुल्ला शफीक हैं, इमामुल हक, अगर वो पाकिस्तान की टीम में होते हैं और टीम की ज़रूरत के मुताबिक खेलने को तरजीह देते हैं, और खिलाड़ी जो भी टीम में खेल रहे हैं तो टीम की ज़रूरत के मुताबिक खेलने को तरजीह देते हैं, तो पाकिस्तान को टेक्निकली साउंड बैटर्स की ज़रूरत है। और बाबर आजम ने गुज़िश्ता चंद बरसों में बैसियत बल्लेबाज पाकिस्तान के लिए बड़ी अच्छी परफॉर्मेंसेस दी हैं। लोगों का मुख्तलिफ ख्याल हो सकता है उनके बारे में, लोग मुख्तलिफ राय का इजहार कर सकते हैं उनके बारे में, लेकिन पाकिस्तान को ज़रूरत है कि वो पाकिस्तान के लिए लंबी क्रिकेट खेलें। और ज़्यादा बेहतर ये है, मेरा ख्याल फिर बहस उस तरफ निकल जाती है कि पाकिस्तान 2000 जब उनको कप्तान बनाया गया था उस वक्त भी वो मुनासिब वक्त नहीं था उन्हें कप्तानी देने का, और जब उन्हें हटाकर दोबारा बनाया गया वो भी उतना मुनासिब फ़ैसला नहीं था। आपने एक मरतबा हटा दिया था तो आपको दोबारा बनाना नहीं चाहिए था। तो अब बेहतर यही है कि अगर वो एक खिलाड़ी की हैसियत से पाकिस्तान टीम की नुमाइंदगी करें और बैटिंग के शोबे में पाकिस्तान के लिए खिदमात अंजाम दें, तो हो सकता है वो ज़्यादा बेहतर खेल पेश करें। उनको लंबी क्रिकेट पाकिस्तान के लिए खेलनी चाहिए। बिल्कुल सही बात है। हाफिज़ साहब, ये जो गुफ्तगू है, आर यू जस्ट रिप्लाइंग अहमद शहजाद अबाउट दैट, या आप अपना ख्याल जाहिर करें? अहमद शहजाद साहब को उनका अपना ख्याल है ना, मुझे उनको जवाब देने की क्या ज़रूरत है? वो अपने ख्यालात हैं उनके, वो चूँकि टेलीविज़न पर होते हैं, अपने ख्यालात का इजहार करते हैं, वो उनका ख्याल है कि उनको ऐसा होना चाहिए, वो उनका अपना प्लेटफॉर्म है, उनको मुकम्मल हक हासिल है, आज़ादी है उनकी गुफ्तगू में। वो भी जैसे बाबर पाकिस्तान के लिए खेल रहे हैं, अहमद शहजाद भी पाकिस्तान के लिए खेले हैं, ठीक है, उसमें वो भी उनमें भी उतनी भूख और उतनी लगन होगी, उतना जोश और जज्बा होगा पाकिस्तान के लिए खेलने के लिए जितना किसी और में है। उनका अपना ख्याल है और उनको वो किसी के बारे में भी कह सकते हैं, इसमें कोई ऐसी राय नहीं, उनका ख्याल है, ठीक है। मेरा ये ख्याल है कि बाबर आजम को पाकिस्तान के लिए कम अज़ कम मैक्सिमम टेस्ट मैचेस खेलने चाहिए। पाकिस्तान को ज़रूरत है, पाकिस्तान को ज़रूरत है। ये जो
इससे हटकर चीज़ें नज़र आती हैं पाकिस्तान क्रिकेट टीम में, उनको ठीक करना पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जिम्मेदारी है और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को जल्द इन मामलों को सुलझाना चाहिए ताकि ये प्लेयर्स पाकिस्तान के अपने ट्रू पोटेंशियल के ऊपर आकर परफॉर्म करें और पाकिस्तान की क्रिकेट को उस समत में लेकर जाएं जिसकी पाकिस्तान क्रिकेट को ज़रूरत है। अहमद हैं, तनवीर अहमद शहजाद हैं, तनवीर अहमद हैं, पाकिस्तान के बहुत सारे ऐसे क्रिकेटर्स हैं जो आपको मुख्तलिफ टेलीविज़न चैनल्स पर अपने ख़यालात का इज़हार करते हैं। उनके अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म्स हैं जिस पर वो अपने ख़यालात का इज़हार करते हैं। बहुत सारी अहमद शहजाद बहुत सारी ऐसी बातें हैं जिनसे आप 100% इत्तफाक करेंगे, जो वो सिस्टम के ऊपर या प्रोसेस के ऊपर बात करेंगे, वहाँ पर आपको नज़र आएगा कि उन चीज़ों को ठीक करने की ज़रूरत है। तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को चाहिए कि अगर आपके टॉप क्रिकेटर्स आपके बारे में बात कर रहे हैं तो आपको उनको वैल्यू करना चाहिए। उनकी गुफ्तगू खेल के मैदान से जो जुड़ी है, आपको ऐसे नहीं है कि आप एक कान से सुने दूसरे से निकाल दें। आप ये मत देखें कि कौन कह रहा है, आप ये सुनना चाहिए कि कौन क्या कह रहा है, अगर आपको मुल्क की बेहतरी के लिए क्या है तो वो उनको जाना चाहिए। पहले भी इस बारे में बात किया कि अहमद शहजाद साहब जो है उनकी बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो वो सिस्टम पर, प्रोसेस पर, सिलेक्शन के अमल पर बात करते हैं, खिलाड़ियों को मौका देने और खिलाड़ियों को ड्रॉप करने के बारे में बात करते हैं। तो वो बहुत सारी ऐसी चीज़ें जिनके ऊपर जल्द उनकी इस्लाह होनी चाहिए और बेहतर तरीके से आगे बढ़ना चाहिए। बिल्कुल सही बात है हाफिज़ साहब, क्योंकि हमारा इसके बाद T20 वर्ल्ड कप जो है वो वुमेंस क्रिकेट के अंदर भी जारी होने वाला है चंद ही रोज़ के बाद। और निदा डार से जब गुफ्तगू की गई तो उन्होंने कहा कि हमने बहुत सारी तैयारी जो है वो साउथ अफ्रीका से खेलने के बाद भी की है अपनी होम ग्राउंड्स में। हाफिज़ साहब, साउथ अफ्रीका से हम 2 मैचेस हारे, 1 मैच जीते हैं, और क्या लगता है क्या सीखा होगा हमने साउथ अफ्रीका की हार के बाद? अच्छी क्रिकेट पाकिस्तान को खेलनी चाहिए और पाकिस्तान ने अपने मैदानों पर गुज़िश्ता चंद माह में भी जो क्रिकेट खेली है उसमें 1-1, 2-2 मैचेस जीते हैं सीरीज़ में। तो अब देखना ये है कि वो किस तरह से टीम रिस्पॉन्ड करती है। मोहम्मद वसीम साहब उनके हेड कोच हैं जो पाकिस्तान के चीफ सेलेक्टर भी रहे हैं। इससे पहले मेरा ख्याल है एशिया कप में गई थी पाकिस्तान की टीम, शायद मेरा ख्याल है कि एशिया कप खेलने गई थी, उसमें भी वो पाकिस्तान टीम के हेड कोच थे। और अब वो पाकिस्तान टीम के साथ हैं इस मोहम्मद वसीम साहब, ठीक है। तो अब ये देखना ये है, कप्तान पाकिस्तान टीम की तब्दील हुए हैं, ठीक है। तो ये अगर कुछ सीखा है तो फिर और बेहतर सीखा होगा तो यकीनी तौर पर उसको नताइज पर असरअंदाज होना चाहिए। और देखेंगे कि नताइज क्या आते हैं जब पाकिस्तान T20 वर्ल्ड चैम्पियनशिप की तरफ जाता है और पाकिस्तान इस इवेंट की तरफ जाता है। बांग्लादेश में होना था, वो इधर जा रहे हैं, देखते हैं आगे नताइज क्या देती है पाकिस्तान की टीम। बिल्कुल सही हाफिज़ साहब, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। अलीम डार साहब रिटायर हो गए हैं। अलीम डार साहब का ये आखिरी सीज़न है 2024-25 का और उन्होंने पाकिस्तान क्रिकेट की बहुत ज़्यादा खिदमत की है अंपायरिंग के शोबे में। 3 मरतबा मुसलसल वो रहे पाकिस्तान की तरफ से ICC के बेहतरीन अंपायर का अवार्ड उन्होंने हासिल किया। मेरा ख्याल है कि साल 2009 या 10 पहला मौका था जब उन्होंने पहली मरतबा ICC का अवार्ड जीता था बेहतरीन अंपायर का, और वो 3 मरतबा उन्होंने ये एजाज़ मेरा ख्याल अपने नाम किया। सबसे ज़्यादा टेस्ट मैचेस उन्होंने एक लंबे अरसे तक उन्होंने पाकिस्तान क्रिकेट की नुमाइंदगी की है इंसाफ के शोबे में। उस वक्त जब वो थे ICC के एलीट पैनल में तो असद रऊफ साहब मरहूम उनके साथ होते थे। पाकिस्तान के ये दोनों अंपायर्स इस शोबे में, खेल के अहम तरीन शोबे में, चूँकि बॉस होता है अंपायर मैच जब हो रहा होता है, तो उन्होंने बड़े शानदार अंदाज में पाकिस्तान की नुमाइंदगी की है। तो अब उनका ये जो सीज़न है ये आखिरी सीज़न होगा, इसके बाद वो दोबारा अंपायरिंग नहीं करेंगे। उनके जो नंबर ऑफ़ मैचेस हैं, हाँ जी, ये उनका आखिरी सीज़न है बिल्कुल। 2024-25 जो है वो इसके बाद ये उनका आखिरी सीज़न है। और पाकिस्तान की तरफ से मैं इनके नंबर्स बता देता हूँ ताकि किसी किस्म का कोई अबहाम रह न जाए। अच्छा, वो कुछ इस तरीके से है जी। हाँ जी, अलीम डार साहब जो हैं रिटायर हो जाएंगे और इनके 2009 और 11 देखें, बिल्कुल 2009 और 11 के दौरान 3 वो रहे हैं। इन्होंने सबसे ज़्यादा जो मैचेस किए हैं 145 टेस्ट मैचेस, 231 वनडे इंटरनेशनल, 72 यानी कि T20 इंटरनेशनल, 5 विमेंस T20 इंटरनेशनल, 181 फर्स्ट क्लास और 282 लिस्ट ए मैचेस में पाकिस्तान की नुमाइंदगी उन्होंने कि 25 साल का उनका जो करियर है वो अख्ताम को पहुंचा है। तो बहुत ज़्यादा नेक तमन्ने अलीम डार साहब के लिए कि अल्लाह ताला उनको इसके बाद उनको कुछ वो फलाई काम करते हैं उसकी तरफ तवज्जो देना चाहते हैं, तो उनके लिए बहुत ज़्यादा नेक तमन्ना है कि जहाँ भी जाएँ पाकिस्तान का नाम रोशन करें और कुछ नए एम्पायर्स जो हैं उनकी भी थोड़ी मदद करें।
आमीन आमीन, बिल्कुल हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अगर हम अभी चैंपियंस कप देखते हैं तो वैसे ही हमें महसूस होता है कि अलीम डार जैसे लोगों की हमें ज़रूरत है। हाफिज़ साहब बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। इसी के साथ मुझे और हाफिज़ साहब को इजाज़त दीजिए। आपसे इजाज़त चाहते हैं, लेकिन कल आपसे फिर मुलाकात करेंगे। इंडिया और बांग्लादेश के दरमियान जो टेस्ट जारी है उसके वाले से भी गुफ्तगू करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।